बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्रॉम सेकेंड ईयर फिज़िक्स। तो चलें इसका पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। मैं इंशाल्लाह इसके सारे न्यूमेरिकल्स की जो वीडियो है वो बनाऊंगा और ये अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। तो चलें डिस्कस करते हैं हमारा आज का जो है वो पहला न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल में ये है बेटा कि हमारे पास एक चार्ज है दैट इज़ Q1, वो है 26 इलेक्ट्रॉन के इक्वल चार्ज है उस पर, और सेकंड चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन के इक्वल है, और इन टू चार्जेस के दरमियान जो गैप है दैट इज़ R, ये R गैप है टू चार्जेस के दरमियान। हमने क्या करना है, हमने सिर्फ फोर्स की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करनी है। तो हमें पता है कूलम लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास जो फोर्स का फार्मूला होता है दैट इज़ F इज़ इक्वल टू Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। के इसमें कांस्टेंट है, तो हमारे पास दोनों चार्जेस गिवन हैं, Q1 भी गिवन है, Q2 भी गिवन है, और इनके दरमियान का गैप या डिस्टेंस भी गिवन है। तो हमने यहाँ पर ये सारी वैल्यूज़ पुट कर दी हैं, और सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद जब हमने इसे सॉल्व किया है तो हमारे पास ये फ़ोर्स निकल आई है। याद रखिएगा यहाँ पर हमने जस्ट फोर्स की मैग्नीट्यूड निकालनी है। अब मैग्नीट्यूड का ये मतलब होता है कि फ़ोर्स कितनी है, ये नहीं बताना कि वो अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है। याद रखिएगा जब फोर्स की वैल्यू नेगेटिव आती है तो वो फोर्स अट्रैक्टिव होती है, और जब फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो वो फोर्स रिपल्सिव होती है। यहाँ पर आनी तो ये फोर्स नेगेटिव चाहिए थी, क्योंकि एक प्रोटॉन का चार्ज है और दूसरा इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। डेफिनेटली ये दोनों ऑपोजिट चार्जेस हैं। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करते इलेक्ट्रॉन की वो नेगेटिव आती, प्रोटॉन की पॉजिटिव आती, तो यहाँ पर हमारे पास जो फोर्स आती वो नेगेटिव आती। लेकिन हमने क्या कैलकुलेट करना है, हमने सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करनी है। तो ये MCQs आपसे बोर्ड में पूछा जा सकता है कि अगर फोर्सेस की जो मैग्नीट्यूड है, फोर्स की मैग्नीट्यूड दो चार्जेस के दरमियान पॉजिटिव हो तो क्या मतलब है, नेगेटिव हो तो क्या मतलब है। बेटा अगर तो पॉजिटिव आए तो वो रिपल्सिव फोर्स होती है, क्योंकि बोथ चार्जेस जो आप यहाँ पर पुट करेंगे वो दोनों पॉजिटिव होंगे। और इसी तरह अगर एक पॉजिटिव आ जाए फोर्स तो रिपल्सिव, और अगर फोर्स नेगेटिव आ जाए तो वो अट्रैक्टिव फोर्स होती है। चले अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ। ये जो सेकंड न्यूमेरिकल है यहाँ पर आप देख सकते हैं बेटा, इसमें गिवन कंडीशन ये है जो कि न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है कि हमारे पास थ्री चार्जेस हैं। एक 2 माइक्रोकूलम का है, एक -3 माइक्रोकूलम का है, और एक 4 माइक्रोकूलम का चार्ज है। और ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पर रखे गए हैं। वर्टिसेस इन कॉर्नर्स को कहते हैं। और इक्विलैटरल ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल होती है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं। तो यहाँ पर ये 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस दिया हुआ था, तो मैंने इसे कन्वर्ट करके मीटर में कर लिया, दैट इज 0.1 मीटर, 0.1 मीटर और 0.1 मीटर। अब याद रखिएगा ये जो 2 माइक्रोकूलम है ये पॉजिटिव है, ये 3 माइक्रोकूलम नेगेटिव है, इसी तरह ये भी 4 माइक्रोकूलम पॉजिटिव है। हमने क्या करना है, हमने इस 4 माइक्रोकूलम पर ही फोकस करना है, क्योंकि हमने इसी चार्ज पर फोर्स कैलकुलेट करनी है जो नेट फोर्स लग रही है। अब ये -3 कूलम वाला इसे इस तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। एक फोर्स तो इस पर ये लग रही है जिसे हमने F1 का नाम दे दिया, और ये 2 माइक्रोकूलम वाला इसे रिपेल करेगा इस तरफ, जो कि एक फोर्स इस पर ये लग रही है जिसे हमने F2 का नाम दे दिया। और याद रखिएगा इन टू फोर्सेस के दरमियान में एंगल कितना बन रहा है, दैट इज 120 एंगल बन रहा है बेटा इन टू फोर्सेस के दरमियान में। क्योंकि हमें पता है कि जो एक लाइन होती है उस पर 180 एंगल बनता है। तो अंदर वाली साइड पर ये तो है हमारे पास 60, ये हमारे पास है 60। तो जब ये 60 है तो ये टोटल कितना होगा, ये टोटल होगा 180। तो 180 में से ये सिर्फ बच जाएगा 120। तो इन बोथ फोर्सेस के दरमियान जो हमारे पास एंगल एग्जिस्ट कर रहा है वो है 120, F1 और F2 के दरमियान। ठीक है, इनमें से ये वाली जो फोर्स है F1 ये अट्रैक्टिव है -3 और 4 के दरमियान में, और ये वाली फोर्स जो है ये रिपल्सिव है 2 और 4 के दरमियान में।
अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, ये मैंने लिखा भी हुआ है, जो F1 है, फोर्स बिटवीन 4 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम इज अट्रैक्टिव। इसी तरह F2 जो फोर्स है बिटवीन 4 माइक्रोकूलम एंड 2 माइक्रोकूलम इज रिपल्सिव। तो जस्ट यहाँ पर इनकी आपने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करनी है। F1 की कैसे मैग्नीट्यूड निकलेगी? F1 किस किस के दरमियान है बेटा? ये है 3 और 4 के दरमियान। मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर हमने ये नहीं बताना ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव फोर्स है। तो जब मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, K की वैल्यू लिखी, दोनों चार्जेस की वैल्यू लिखी, ये मैंने इकट्ठा करके माइक्रो को 10⁻⁻12 बना दिया, दोनों के माइक्रो को कंबाइन करके, और ये इनके दरमियान गैप है, उसका स्क्वायर है, तो F1 की वैल्यू इतनी आ जाएगी। इसी तरह अगर आप देखें बेटा तो हमारे पास F2 जो है उसकी वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, दैट इज 7.2 आ जाएगी। सिर्फ यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकालनी है, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव नहीं बतानी, वो हम यहाँ पर लिखकर बता देंगे कि कौन सी फोर्स अट्रैक्टिव और कौन सी फोर्स रिपल्सिव है। अब हमारे पास एक फार्मूला होता है दो फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालने का। अब हमारे पास ये 2 फोर्सेस हैं, इनका रिजल्टेंट निकालना है जो कि लग रहा है 4 माइक्रोकूलम पर, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि 4 माइक्रोकूलम पर जो रिजल्टेंट फोर्स लग रही है, यानी कि इन दोनों फोर्सेस की कंबाइंड फोर्स लग रही है, वो कैलकुलेट करके बताएं। उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला होता है बेटा, फर्स्ट फोर्स की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर सेकंड फोर्स की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर -2 फर्स्ट फोर्स सेकंड फोर्स एंड कॉज ऑफ एंगल बिटवीन दीज 2 फोर्सेस। और दो फोर्सेस के दरमियान में कौन सा एंगल है? दो फोर्सेस के दरमियान में 120 एंगल है, याद रखिएगा। ये वो एंगल है cos थीटा, ये जो थीटा है बेटा, ये थीटा वो एंगल है जो हमारे पास ये 120 है, दोनों फोर्सेस के दरमियान का एंगल है। तो अब हमारे पास क्या है, F1 की मैग्नीट्यूड भी आ चुकी है, F2 की मैग्नीट्यूड भी आ चुकी है, और अब हमने जस्ट क्या करना है, इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है। तो देखते हैं आगे। ये देखें बेटा, अब हमने क्या किया बेटा, ये जो फर्स्ट फोर्स निकली थी 10.8 उसका स्क्वायर, सेकंड फोर्स 7.2 उसका स्क्वायर, यहाँ पर माइनस आएगा 2 फर्स्ट फोर्स की मैग्नीट्यूड सेकंड फोर्स की मैग्नीट्यूड और कॉस 120। जब आप इसे सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद फोर्स की वैल्यू निकालेंगे, दैट विल बी 15.69 न्यूटन निकलेगी, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 15.7 न्यूटन के इक्वल है। तो इस तरीके से ये हमारा सेकंड न्यूमेरिकल भी पूरा हुआ। अगर फिर भी आपको कोई इशू है ना तो आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना बेटा। इसके बाद है हमारे पास थर्ड न्यूमेरिकल। थर्ड न्यूमेरिकल में देखें वो क्या कह रहे हैं कि हमारे पास एक लाइन है, उस लाइन पर 3 चार्जेस पड़े हुए हैं, उस लाइन के एंड पॉइंट पर जो चार्जेस पड़े हुए हैं, एक ये कैपिटल Q, दूसरा भी कैपिटल Q, और जो मिड पॉइंट पर चार्ज है वो है स्मॉल q। और अब अगर आप देखें तो वो कह रहा है कि सिस्टम ये इक्विलिब्रियम में है। अच्छा, ये डिस्टेंस r है, कैपिटल Q और स्मॉल q के दरमियान में r है, इस साइड पर भी कैपिटल Q और स्मॉल q के दरमियान r है, और कैपिटल के दरमियान कितना है, डेफिनेटली दैट विल बी 2r हो जाएगा, वो 2r हो जाएगा। अब क्वेश्चन में गिवन है कि सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है? अगर कोई चीज़ रेस्ट में है तो वो रेस्ट में होगी, अगर कोई चीज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती रहेगी। तो हमारा ये सिस्टम क्योंकि रेस्ट में है, इट्स मीन दैट कि इस पर जो नेट फोर्स लगेगी वो 0 होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है? द समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस ऑन अ सिस्टम मस्ट बी इक्वल टू 0। अब इस सिस्टम में पॉसिबल फोर्सेस कौन कौन सी हो सकती हैं? कौन कौन सी फोर्सेस लग सकती हैं? 2 तरह की फोर्सेस हो सकती हैं, एक कैपिटल Q और स्मॉल q के दरमियान, या एक कैपिटल Q और दूसरे कैपिटल Q के दरमियान। इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। ये 2 तरह की फोर्सेस हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा भी है बेटा कि जो पॉसिबल फोर्सेस हैं वो 2 ही हैं, या तो एक स्मॉल q कैपिटल Q के दरमियान एक फोर्स लग सकती है, या एक कैपिटल Q और दूसरे कैपिटल Q के दरमियान लग सकती है। इसके अलावा तो कोई फोर्स पॉसिबल नहीं है। तो इन दोनों फोर्सेस का समेशन 0 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। और ये हमने क्यों लगाई है? क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है कि सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में मौजूद है। अब जो पॉसिबल फोर्सेस हो गई हैं, तो एक तो है हमारे पास कैपिटल Q और स्मॉल q के दरमियान में ये फोर्स का फार्मूला है, और दूसरा हमारे पास कैपिटल Q और कैपिटल Q के ही दरमियान में ये फार्मूला है। तो यहाँ पर हमने उनके डिस्टेंस का स्क्वायर भी लिख दिया। कैपिटल Q और दूसरे कैपिटल Q के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज
2r, और यहाँ पर देखें अगर आप एक कैपिटल क्यू और दूसरे कैपिटल क्यू में बेटा जो गैप बनेगा दैट विल बी 2r बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखें ये 2r का स्क्वायर हो जाएगा। दोनों फोर्सेस को ऐड किया, ऐड करने के बाद बेटा क्या आ जाएगा आपके पास 0। तो एक चीज़ को दूसरी तरफ ले जाएं इसे, जब आप इसे बेटा दूसरी तरफ ले जाएंगे तो यहाँ से देखें क्या क्या कैंसिल हो सकता है। ये k से k कैंसिल, एक q से एक q कैंसिल, और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल। तो आपके पास क्या बन जाएगा स्मॉल q इज इक्वल टू माइनस कैपिटल Q बाय 4। तो इस तरीके से ये हमने प्रूफ करना था और ये हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था, ये हमने बेटा प्रूफ कर दिया। अब हम बढ़ते हैं अपने फोर्थ न्यूमेरिकल की तरफ, देखते हैं वो क्या है बेटा। अपने फोर्थ न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या है, इसमें ये बताया गया है बेटा आपके पास कि 2 चार्जेस हैं, एक उनमें से पॉजिटिव है, दूसरा चार्ज नेगेटिव है। ये 2 चार्जेस हैं बेटा, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, और ये एक लाइन पर पड़े हुए। इस लाइन को हमने नाम दे दिया है ए बी का, ए बी, इस लाइन को हमने नाम दे दिया। और इस लाइन की जो लेंथ है वो कितनी है, दैट इज 15 सेंटीमीटर। कितनी लेंथ है 15 सेंटीमीटर इस लाइन की लेंथ है बेटा। अब क्या है, इसका एक मिड पॉइंट है जिसे मैंने P का नाम दे दिया है। तो जाहिर सी बात है अगर टोटल लेंथ 15 सेंटीमीटर है तो हाफ ये वाली कितनी बनेगी 7.5 सेंटीमीटर, और ये हाफ भी कितनी बनेगी 7.5 सेंटीमीटर। यानी कि इस एंड चार्ज से जो कि पॉजिटिव चार्ज है पॉइंट P का डिस्टेंस 7.5 सेंटीमीटर है, और इससे भी P का जो डिस्टेंस है वो 7.5 सेंटीमीटर है। इसे हमने R का नाम दे दिया, और जो टोटल लेंथ है उसे हमने 2R का नाम दे दिया जो कि 15 सेंटीमीटर है, और इस लाइन का नाम AB लाइन है। अब अगर मैं देखूं तो हमें पता है पॉजिटिव चार्ज से बेटा लाइंस जो हैं वो एमिट होती हैं और नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती हैं। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट P पर ये पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा और इस तरफ जाएगा, और नेगेटिव उसे नेगेटिव की तरफ चुके जाता है। तो दोनों चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो राइट साइड पर है। दोनों चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो राइट साइड पर है। इट्स मीन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज टुवर्ड्स राइट, ये मैंने लिखा भी हुआ है। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज टुवर्ड्स राइट, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से भी राइट साइड पर है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी राइट साइड पर है। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही साइड पर हैं, तो दोनों क्या हो जाएंगे बेटा ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है बेटा बोथ फील्ड्स हैव सेम डायरेक्शन सो विल ऐड, तो वो ऐड हो जाएंगे। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो E1 प्लस E2 को ऐड करके निकलेगा। E1 एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से है, E2 दूसरा नेगेटिव चार्ज की वजह से, दोनों सेम डायरेक्शन में है। क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो सिंपली ये ऐड हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फार्मूला हुआ करता है KQ ओवर R स्क्वायर, KQ ओवर R स्क्वायर। यहाँ पर मैंने R क्यों लिखा है, R इसीलिए लिखा है मैंने पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करना है, पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस पॉजिटिव की वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करने के लिए ये डिस्टेंस R लिखना पड़ेगा जो कि 7.5 सेंटीमीटर है। इसी तरह इस P पॉइंट पर इस नेगेटिव चार्ज की वजह से जो मुझे वो लिखना पड़ेगा बेटा, जो मुझे ये लिखना पड़ेगा डिस्टेंस ये 7.5 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैंने वैल्यू पुट कर दी, K की वैल्यू फिक्स होती है, चार्जेस ये हमें गिवन है, और यहाँ पर जब ये चार्जेस हमें गिवन है तो यहाँ पर भी अब माइनस नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि जस्ट हम जो है उनको ऐड कर रहे हैं और हमने उसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है, डायरेक्शन यहाँ से हमें पता चल चुकी है। तो हमारे पास ये E की वैल्यू आ जाएगी 0.64 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम। अब वो कह रहे हैं कि अगर इसी P पॉइंट पर एक प्रोटॉन रख दिया जाए तो उस पर कितनी फोर्स लगेगी। इसी P पॉइंट पर बेटा, इसी P पॉइंट पर अगर हम एक प्रोटॉन रख दें तो उस पर कितनी फोर्स लगेगी। अब हमें P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता चल चुका है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा, Q मल्टीप्लाई बाई E तो पता है, ये देखिए निकला हुआ है। यहाँ पर प्रोटॉन का चार्ज लिखें तो हमारे पास ये फोर्स आ जाएगी, और ये जाहिर बात है किस में आएगी बेटा, ये न्यूटन में आएगी। तो इस तरीके से ये हमारा न्यूमेरिकल 4 न्यूमेरिकल पूरे हो गए हैं। अब इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो में 4 मजीद जो है ना वो बनाकर आपको दे दूं। तो अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं कमेंट में ही आपको जो है वो रिप्लाई करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।